नमस्ते दोस्तों। हमने कल के सेशन में संविधान का निर्माण हो चुका था, उसे लागू हो गया था। अब हम उसके आगे आज देखते हैं। आज का सेशन थोड़ा छोटा होगा क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें बताने के लिए, केवल बेसिक नॉलेज के लिए और थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें देखेंगे आज हम। भारतीय संविधान लागू हो चुका था। इसके बाद हम देखें अगर क्या क्या चीजें हैं, तो अगर हम आज के सेशन में देखें नाम में, तो भारतीय संविधान की विशेषता कह सकते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात क्या है कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, तो सबसे पहली भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इसके बाद जो मूल रूप से भारतीय संविधान था, जब इसका निर्माण हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां। अगले पॉइंट में जब मूल रूप से इसमें कितनी थी, मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल क्या थे कि 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, लेकिन चूंकि भारतीय संविधान में ही अनुच्छेद 368 में 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसके तहत आगे चल के जब जैसी आवश्यकता पड़ी भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और उसमें नई नई चीजें ऐड की गई। जैसे 8 अनुसूचियां बढ़ करके वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाग बढ़ करके टोटल 25 भाग हो चुके हैं और 395 अनुच्छेद से बढ़कर के लगभग वर्तमान समय में 450 के आसपास अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, अब जो 8 से जो 12 अनुसूचियां हुई, टोटल 4 अनुसूचियां इसमें बाद में जोड़ी गई। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी 1951 में। ठीक है, इसे हम विस्तार से जब हम अनुसूचियां सबको लिखवाएंगे तब पूरा लिखवा देंगे। अभी केवल एक बताने के लिए, सामान्य समझ के लिए, 10वीं अनुसूची 52वां 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसे जोड़ा गया था 10वीं को। 11वीं अनुसूची जो थी उसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई थी और जो 12वीं अनुसूची थी उसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है ना, इसमें दल बदल कानून का प्रावधान किया गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था का वर्णन है, पंचायती व्यवस्था के लिए आई थी, और 12वीं जो अनुसूची थी वो उसमें नगरीय निकायों से संबंधित है। इसके अलावा जो 22 भाग के से बढ़कर के जो 25 भाग हुए, तो टोटल कितने भाग बढ़ गए थे? टोटल 3 भाग बढ़ाए गए। कौन कौन से हैं? तो 4A भाग 4 में 4A जोड़ा गया। कब जोड़ा? कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट संविधान संशोधन है, अगला भाग जो है वो है 9A, जो कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। और फिर 14A जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? वो भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए। जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तो इन्हें विस्तार से हम आपको बताएंगे। अभी केवल एक सामान्य जानकारी के लिए हम आपको अभी बता रहे हैं। इसके अलावा जो 395 अनुच्छेद थे, जो आगे चल करके समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद भारतीय संविधान में बढ़ते गए और वर्तमान समय में लगभग 450 कह रहा हूं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। एक राउंड फिगर में 450 बता रहा हूं। इसके अलावा जो भारतीय संविधान का निर्माण है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, इसका निर्माण विभिन्न आंतरिक और बाह्य स्रोतों से अधिग्रहित है भारतीय संविधान। तो इसमें जो आंतरिक स्रोत हैं, आंतरिक स्रोतों के अंतर क्या क्या है कि भारतीय संविधान जो है का जब निर्माण हुआ तो आंतरिक स्रोतों से के अंतर्गत क्या क्या चीज है? तो आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत 1928 की नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसमें से कुछ तत्व भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 1909 का अधिनियम, जब मैंने बता रहा था तो मैंने बताया भी था कि इससे कई सारी चीजें भारतीय संविधान में भी शामिल की गई है। 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, और भी कई चीजें हैं जो जिनसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। यहाँ से कई तत्व भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। जबकि बाह्य स्रोतों की बात करें तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, जिसका मुख्य कार्य था भारतीय संविधान का एक निश्चित प्रारूप तैयार करना। तो उस प्रारूप समिति ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन जो विदेशी संविधान थे उनके जो महत्वपूर्ण जो तत्व थे, जो जिन्हें वो भारत के परिप्रेक्ष्य में के लिए उचित समझते थे, उन्हें भारतीय संविधान में उन्हें शामिल किया। ठीक है ना? तो किस देश से क्या चीज ली गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई बार पूछ लेता है, वनडे एग्जाम में पूछता है कि किस देश से क्या चीज शामिल की गई। तो अगर हम यहां देखें बाह्य स्रोत के अंतर्गत किस देश से क्या चीज ली गई, तो सबसे पहले ब्रिटेन। क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ब्रिटिश सरकार का शासन था, इसलिए यहां से काफी सारी चीजें भारतीय संविधान में शामिल की गई ब्रिटेन के संविधान से, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन अर्थात कानून का शासन। तो विधि का शासन, संवैधानिक आधार पर राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी, वो चीज ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। एकल नागरिकता का अर्थ है, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो केवल भारत का ही नागरिक रहेगा, केवल भारत की नागरिकता उसके पास होगी, किसी अन्य देश की नहीं होगी। कई देशों में कुछ देश हैं जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, हुआ कि वो उस पर्टिकुलर उस देश के भी नागरिक रह सकते हैं और किसी अन्य देश के भी नागरिक रह सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो केवल भारत का ही नागरिक रहेगा, किसी अन्य देश का नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो ये चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अगला आता है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से भी कई महत्वपूर्ण तत्व भारतीय संविधान में शामिल किए गए, जैसे मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में हम आगे जाके पढ़ेंगे उन्हें। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति होती है उसे भारतीय अमेरिका के संविधान से अधिग्रहित किया गया है। इसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो कई देशों में वंशानुगत होता है, लेकिन अपने यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, उसके लिए चुनाव होता है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, की संविधान ही सर्वोच्च है, उसी के हिसाब से शासन का संचालन होगा और देश की सारी व्यवस्थाएं संविधान के तहत ही होगी।
इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे जब संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे, तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे आती है, उसकी क्या प्रोसेस रहती है, उस सबको देखेंगे। वो भी अमेरिका के ही संविधान से अधिग्रहित की गई है। और उपराष्ट्रपति का पद, तो ये चीजें अमेरिका से ली गई हैं। उसके बाद आता है, अमेरिका के बाद आता है कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ये सारी चीजें कनाडा से ली गई हैं। इसके अलावा राज्यपाल का पद है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियां हैं, ये कनाडा से लिया गया है। इसके बाद आयरलैंड से भी लिया गया है, जैसे डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। और जो संसद में दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से अधिकृत की गई है। जबकि जो आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी से लिए गए हैं। तो ये सारी चीजें भारतीय संविधान में शामिल की गई है, जो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान है उसे कठोर और लचीले संविधान का समन्वय माना जाता है। मतलब अर्थात भारतीय संविधान जो है वो कठोर है भी है और लचीला भी है। इसकी कठोरता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें भारतीय संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यह इस तरह से इसकी कठोरता है। लेकिन इसका लचीलापन इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो जहां एक और भारतीय संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो उसे कठोर संविधान कह सकते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर इसे लचीला संविधान भी कहते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 368 में इसमें संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि विशेष बहुमत से इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। हालांकि संविधान संशोधन जो है वो तीन तरह से होता है, तीन प्रकार का होता है, जिसे हम जब अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे आगे तब उसे विस्तार से हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है। एक सामान्य संविधान संशोधन होता है जिसमें जो बहुमत होता है वो 50% प्लस 1 वोट चाहिए, 50% प्लस 1 वोट चाहिए। एक साधारण होता है। इसके बाद विशेष होता है जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और एक और होता है कि 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की भी अनुमति आवश्यक होती है। तो वो उस विषय पर निर्भर करता है कि संविधान संशोधन है वो किस विषय के संबंध में है, जिस विषय के संबंध में है उसके अनुसार उस प्रक्रिया का फॉलो करके उसमें संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये है। ठीक है ना। इसके अलावा अंतिम अगला जो फैक्ट है वो है कि संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को स्वीकार किया गया है। ठीक है। मतलब संविधान संशोधन की व्याख्या कौन करेगा, कौन समझाएगा, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को स्वीकार किया गया है कि जो भारतीय संविधान की जो व्याख्या है सर्वोच्च न्यायालय उसका अंतिम व्याख्याकार है। ठीक है ना। इसके अलावा भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति में अलग से प्रावधान किया गया है, अलग से प्रावधान है। अगर भारत में आपातकाल लगा हुआ है तो उस दौरान भी अलग से प्रावधान है। ठीक है। भारतीय संविधान में 3 आपातकाल का वर्णन है जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है,
356 में राज्य आपातकाल का वर्णन है, वहीं अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। जैसे हम विस्तार में जब आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें हम विस्तार से उन पर चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ पर संविधान जो सभा है और संविधान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई फैक्ट छूटता है तो आप लूसेंट देख सकते हैं, वहां से कवर हो जाएगा। जहां तक मेरा है कि मानना है कि अधिकांशतः सारे फैक्ट कवर हो गए हैं, ठीक है ना। ये वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं कि यहाँ ये है विशेषता में भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसके अलावा मौलिक रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान में बढ़कर के 25 भाग, 12 अनुसूची और लगभग 450 अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज अगर हम अगले पे देखें तो यही है कि जो भारतीय संविधान जो है विभिन्न आंतरिक और बाह्य स्रोतों से अधिग्रहित है। आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या है तो 1919 का अधिनियम है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है। और जो बाह्य स्रोतों के अंतर्गत जो विश्व के लगभग 60 देशों का अध्ययन किया करके जिसमें कुछ तत्व भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है। अब किस देश से क्या चीज शामिल की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से काफी प्रश्न आते हैं कि किस देश से भारतीय संविधान में क्या चीज शामिल की गई है। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन, संवैधानिक आधार पर राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये आपको जरूर याद करना है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है तो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, न्याय पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद। कनाडा से क्या चीज ली गई है तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। इस प्रकार से सब कुछ है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा ये है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है तो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है और राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। फ्रांस से क्या चीज ली गई है तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है तो समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी से जो है वो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किए गए हैं। पूर्व सोवियत संघ मतलब वर्तमान का अपन रूस कह लीजिए इसे, ठीक है ना। तो रूस से जो है पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा इसमें शामिल की गई है। और जापान से शामिल किया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ विधि का अर्थ है कानून, मतलब कानून के द्वारा जो इस प्रक्रिया स्थापित की गई है वही प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के तहत अर्थात अगर हम इसे समझें तो इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति, जो हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 में है, उसे हम अच्छे विस्तार पूर्वक समझेंगे, लेकिन मोटा मोटी हम इसे समझ लें। अगर हर किसी व्यक्ति को जीवन जीने का पूरा अधिकार है, उसे उसका जीवन कोई नहीं छीन सकता। और अगर जैसे कई लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है तो इसी के तहत कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसके मृत्यु दंड दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई वो भारतीय संविधान है। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। वर्तमान में लगभग जहां तक मुझे याद है 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। जब हम एक साथ पूरे लाइन से बताएंगे पूरे जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं भारतीय संविधान में, आपको पूरे लिखवा देंगे आगे चल करके हम, ठीक है ना। ये है कि भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति के लिए अलग से प्रावधान है। भारतीय संविधान में
वही तीन आपातकाल का वर्णन है। तीन कौन कौन से हैं अगर हम देखें, तीन कौन कौन से हैं तो पहला है 352 में है, आर्टिकल 352 में है। कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद 356 में है राज्यीय आपातकाल, और 360 में है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये सब इसमें है। ठीक है, अगला हम देखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना क्या चीज है? प्रस्तावना के माध्यम से जो भारतीय संविधान का एक स्वरूप समझ में आता है कि भारतीय संविधान का आगे चल के कैसा स्वरूप होने वाला है। एक सेकेंड, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति उपवास धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, ये सारे तत्व इसमें ये शामिल करता है। मतलब ये बताता है कि भारतीय संविधान जो है कैसे क्या है, उसका मूल स्वरूप बताता है भारतीय संविधान में। ठीक है ना, प्रभुत्व संपन्न मतलब देश को प्रभुत्व संपन्न बनाता है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि उसे सारी स्वतंत्रताएं होगी, चाहे बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने की किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यहाँ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो हर धर्म के व्यक्ति को समान भाव से देखेगा, उसके साथ किसी भी प्रकार की का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोग गणराज्य का अर्थ है यहाँ पर कि जो शासन का मुखिया होगा, शासन का जो मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये भारतीय संविधान का स्वरूप बताती है। यह बताती है कि देश कैसे चलेगा। ठीक है ना, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सामान्य समझ के लिए ये जरूरी है। ठीक है, इसमें केवल दो फैक्ट हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें कि अगर प्रश्न में जो पूछे जा सकते हैं, तो इसमें भारतीय संविधान जो है वो लागू होने की तिथि बताता है, अंगीकार करने की तिथि बताता है। तो वो दो तिथि बताता है, एक बताता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगर प्रश्न में आता है कि भारतीय प्रस्तावना में भारतीय संविधान के लागू होने की कौन सी तिथि दी गई है, ठीक है ना, भारतीय संविधान को अंगीकार करने की तिथि क्या दी गई है प्रस्तावना में, तो ये दी गई है कौन? 26 नवंबर 1949। इसके अलावा एक ये तिथि है मिति मार्ग शीर्ष, ये लिखा है मिति मार्ग शीर्ष, यहाँ एक शब्द छूटा है, शुल्क सप्तमी। एक मिनट, आगे लिखा होगा शायद, हाँ। तो भारतीय प्रस्तावना में क्या है कि अंगीकार करने की तिथि बताती है भारतीय प्रस्तावना। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी दो तिथि दी गई है। सबसे पहली दी गई है 26 नवंबर 1949, ठीक है, और एक दी गई है मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। कि अगर कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान को अंगीकार करने की क्या तिथि दी गई है, तो एक तो ए, दूसरी तिथि ये। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, एक बार केस होता है बेरुबानी केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बेरुबानी बनाम भारत संघ हुआ था 1960 में। क्या था कि जब जो 368 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है,
तो ये एक बार ये बात उठी कि क्या इस प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो इसके लिए एक केस होता है बेरुबानी बनाम भारत संघ 1960 में। ठीक है, तो इसमें क्यों लगाया गया था, यह बात जानने के लिए लगाया गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है। इसके अलावा पहली बात कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है। दूसरी बात, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो जो बेरुबानी बनाम भारत संघ हुआ था 1960 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ठीक है ना, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद 13 साल बाद एक केस और होता है जो बहुत ही फेमस केस है इंडिया का। इस केस के माध्यम से कई सारे परिवर्तन होते हैं आगे चल के। उस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो होता है 1973 में। ठीक है, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही निर्णय को बदलते हुए, जो निर्णय उसने बेरुबानी केस में दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में हुआ था, इसमें उसने अपने ही पूर्ववर्ती निर्णय को बदलते हुए कहा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है ना, इसके साथ ही संसद संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से इसमें संशोधन भी कर सकती है, किसमें, प्रस्तावना में। हालांकि वो ये भी कहता है कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब क्या चीज मूल ढांचा है क्या नहीं है, तो इसका ये कौन बताएगा। तो हमने पहले ही बताया था कि संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को ही स्वीकार किया गया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ही बताएगा कि क्या चीज मूल ढांचे में है क्या चीज नहीं है, तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है। ठीक है ना, तो संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में जो दिया गया था, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, जब इसका निर्णय आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 42 CAA 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना, प्रश्न में ये इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में क्या शब्द बाद में जोड़े गए। ठीक है ना, तो ये बहुत ही जरूरी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो क्या प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना, ये है वो केस। आपको ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझ के लिए है, आपके लिए केवल इतना जरूरी है जी। ठीक है, कि ये हटा दीजिए आप, केवल ये कि संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसे। तो हमने अभी तक के सेशन में जो हमारे जो अभी तक जो हमने है वो अधिनियम पढ़ लिए पूरे। अधिनियम के बाद हमने संविधान सभा देख ली कि उसमें कैसे संविधान सभा का गठन होता है, टोटल कितने सदस्य है इसमें, ब्रिटिश प्रांत के कितने हैं और देशी रियासतों के कितने हैं ना, चयनित भी है, मनोनीत भी है। इसके अलावा
15 अगस्त 1947 को जब विभाजन हो जाता है, उसके बाद संविधान सभा में क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। वो संविधान निर्मात्री सभा के रूप में भी काम करती है और अंतरिम सरकार के रूप में भी काम करती है, वो देखी। इसके अलावा जो संविधान के निर्माण के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया था, वो भी हमने देख लिया। प्रारूप समिति के बारे में भी देख लिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को उसका गठन किया गया था। टोटल 7 सदस्य थे। इसका प्रारूप समिति का मुख्य काम था कि भारतीय संविधान का एक निश्चित प्रारूप तैयार करे, ठीक है ना। 7 सदस्यों के हमने नाम देखे थे। इसके बाद जो उसने प्रारूप तैयार करके प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष वाचन के लिए रखे। 3 वाचन होते हैं। उसके बाद अंतिम बैठक कब होती है, कब भारतीय संविधान को अंगीकार किया जाता है, लागू किया जाता है। इसके बाद संविधान की विशेषताएं क्या क्या, महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में किस देश से क्या तत्व शामिल किया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने देख लिए। प्रस्तावना देखी हमने, उसमें संशोधन के माध्यम से कौन से 3 शब्द जोड़े गए, तो वो भी हमने देखा। इसके अलावा जो प्रस्तावना में जो संविधान को अंगीकार करने की तिथि क्या थी, तो 2 तिथियां दी गई हैं, वो भी49 है। 26 नवंबर 1949 और मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है। आज का सेशन छोटा ही था। हम आगे जब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम मतलब कल से हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे, कैसे क्या राज्यों का पुनर्गठन होता है और वर्तमान तक, शुरुआत से लेके देश के स्वतंत्रता के बाद कैसे राज्यों का गठन होता है और वर्तमान तक जितने भी राज्य, कैसे भारत का वर्तमान राजनीतिक मानचित्र जो वर्तमान समय में अस्तित्व में है, वो कैसे उसने मूर्त रूप लेता है, उसे देखेंगे। उसके बाद हम भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, जिसे बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद हम भाग 5 देखेंगे, जिसमें संघीय कार्यपालिका है। भाग 6 में राज्य कार्यपालिका है। इस प्रकार से हम धीरे धीरे पूरा भारतीय संविधान कवर करेंगे। तो अब अपन अगले सेशन में भाग 1 देखेंगे। आप लोग भी थोड़ा पढ़ लिया करो पहले से, ताकि चीजें और बेहतर आप लोगों को समझ में आए। तो कल के सेशन में हम देखेंगे इसे, ठीक है। मिलते हैं अपन अगले सेशन में। थैंक यू।